मुख्य कमांडर और जनरल स्टाफ के प्रमुख दोनों को बदलना। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है अगर हम दुश्मन को हराना चाहते हैं। समस्या यह थी कि वे बाहर निकलना चाहते थे, जो सही था। फ्योदोरोव और सिरस्की के बीच का संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया और माना कि सेना प्रमुख सिरस्की ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था, या तो सेना या मंत्री फ्योदोरोव। और ज़ेलेंस्की ने तकनीकी मंत्री को नहीं बल्कि सिरस्की को चुना, जिनके सीधे अधीन स्केला रेजिमेंट है, जिससे यूक्रेनी सशस्त्र बलों में सबसे ज्यादा चर्चित घोटाले जुड़े हैं, कम से कम पिछले एक महीने में तो निश्चित ही। आज 16 जुलाई को पूरे यूक्रेन के दर्जनों शहरों में लोग फ्योदोरोव के समर्थन में सड़कों पर उतरे। करीब 100 लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय और कीव में फ्रांका थिएटर के बाहर रक्षा मंत्री के समर्थन में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए। वे लामबंदी, यात्रा या जल आपूर्ति शुल्क बढ़ाने के खिलाफ नहीं हैं, वे मिखाइल फ्योदोरोव का समर्थन करने पहुंचे हैं, यानी उस व्यक्ति का जिसके नेतृत्व में यूक्रेन ने आम सहमति के अनुसार इस युद्ध में पहल अपने हाथ में ले ली। और हमने भी आपके साथ रूस पर कई लंबी दूरी के हमलों, क्रीमिया की नाकाबंदी, काले और अजोव सागर में रूसी संघ के छाया बेड़े की खोजबीन पर बहुत चर्चा की है। ये आंशिक रूप से फ्योदोरोव की उपलब्धि थी, फिर भी उसे बर्खास्त कर दिया गया। और जानते हैं ज़ेलेंस्की ने सभी विरोधों पर क्या जवाब दिया? उसने बस इतना कहा कि लोग वही कर रहे हैं जो वे करना चाहते हैं, जैसे कि ठीक है, प्रदर्शन करने दो, हमारे यहाँ इसी के लिए लोकतंत्र है, बस इतना ही। आज हम इस कहानी की जांच करेंगे, क्योंकि ये जितनी दिखती है उससे ज्यादा गहरी है। मिखाइल फ्योदोरोव को असल में क्यों बर्खास्त किया गया? उसने अपनी ब्रीफिंग में खुद क्या बताया? उसने ऐसी बातें बताई कि राष्ट्रपति कार्यालय में मुझे यकीन है सबके होश उड़ गए होंगे। फ्योदोरोव ने स्पष्ट किया कि लामबंदी की समस्या टीसीके में नहीं बल्कि मैदान स्तर पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों की कमान जो कुछ कर रही है उसमें है। उसने सिस्टम में पल रहे भ्रष्टाचारियों के बारे में और सिरस्की और पूरे यूक्रेनी जनरल स्टाफ के साथ अपने खुले टकराव के बारे में बताया। और सोचिए, ये कैसे हो गया कि सिरस्की राष्ट्रपति को अल्टीमेटम देने लगे? और सबसे अहम बात, इसमें पैसे, रक्षा ठेके और वे दोस्त जिन्हें फ्योदोरोव ने बजट से कम $7 अरब से दूर कर दिया, ने क्या भूमिका निभाई? ये आंकड़ा कहां से आया? इस पर भी चर्चा करेंगे। पश्चिमी मीडिया, जो यूक्रेन के कई लोगों से अलग है, चीजों को उनके असली नाम से बुलाता है, और आज हम उनकी राय पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के एपिसोड लंबा होगा, आराम से बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है, पेचिए। इन विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट करें। आइए घटनाक्रम से शुरुआत करें ताकि सब स्पष्ट रहे। मई में ही खबरें आई थीं कि ज़ेलेंस्की मिखाइल फ्योदोरोव को हटाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि तब कम लोग इस पर यकीन करते थे और जो खुलकर बोलते थे उन्हें गद्दार कहा जाता था। लेकिन 12 जुलाई को ही ज़ेलेंस्की अचानक पूरे सरकार के पुनर्गठन की घोषणा कर देते हैं। प्रधानमंत्री स्वेरिदेंको इस्तीफा देती हैं, उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे। औपचारिक कारण नवीनीकरण, रणनीति का नवीनीकरण। लेकिन उसी दिन सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री फ्योदोरोव को नई सरकार में जगह नहीं मिल सकती, और असल में उन्हीं की बर्खास्तगी के लिए मूल रूप से पूरे मंत्रिमंडल में ये फेरबदल सोची गई थी, क्योंकि सिर्फ रक्षा मंत्री पर कार्रवाई करने से डर लग रहा था। 15 जुलाई को ये सब पुष्टि हो जाता है और ये बयान आता है कि ज़ेलेंस्की नए मंत्रिमंडल में फ्योदोरोव की उम्मीदवारी दोबारा पेश नहीं करेंगे। इगोर क्लीमेंको को रक्षा मंत्रालय देने का प्रस्ताव है, जो आंतरिक मामलों के मंत्री और राष्ट्रीय पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं। उसी समय फ्योदोरोव एक विदाई पोस्ट लिखते हैं, उद्धरण, यूक्रेन की जनता की सेवा करना रक्षा मंत्री के पद पर मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अंत में वो 2 शब्द जोड़ते हैं जो मुझे यकीन है सबने नोटिस किए होंगे, जारी रहेगा। इस समय फ्योदोरोव के सभी समर्थकों को अच्छी तरह समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से रक्षा मंत्री का समर्थन करना शुरू कर दिया। वहां स्लूगी नारोदा के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर फ्योदोरोव को सच में बर्खास्त किया गया तो वो अपना सांसद पद भी छोड़ देंगे। 16 जुलाई को यूक्रेन जागता है और लोग सड़कों पर उतरते हैं। समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्योदोरोव सिर्फ कोई आम अधिकारी नहीं है,
और जैसा कि खुद फेडोरोव ने कहा, लोग विरोध में सिर्फ उनकी व्यक्तिगत समर्थन के लिए नहीं, बल्कि उन सुधारों के समर्थन में उतरे थे जो काम करना शुरू कर चुके थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज उनकी बर्खास्तगी को सबसे अहम स्टाफ बदलाव बताया जो यूक्रेन के सैन्य प्रयासों को कमजोर कर सकता है। खुद ही सोचिए, फेडोरोव ने मंत्री पद पर 6 महीनों में क्या क्या किया। रूसी सैनिकों के लिए स्टारलिंक को बंद करवाया। विशेषज्ञों के आकलन और सैन्य अधिकारियों की स्वीकारोक्ति के अनुसार इससे रूसी सेना का प्रबंधन पूरी तरह से अराजकता में चला गया और साथ ही ड्रोन को शहरों पर हमला करने से भी रोका गया। क्रीमिया का लॉजिस्टिक लॉकडाउन यानी प्रायद्वीप वास्तव में कट चुका है। अब वहां की आपूर्ति रुकने से ऊर्जा व्यवस्था भी ढह गई है। इसके बाद रूसी तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी की अभियान शुरू हुआ, जिसने रूस में ईंधन संकट और आर्थिक पतन की शुरुआत कर दी। 2 ऑपरेशन आशन ये एक तरह का ड्रोन ब्लिक्स था, जिसने, जैसा कि फोर्ब्स लिखता है, लगभग 6 महीने तक रूसी टैंक और आक्रमण बलों की प्रगति को लगभग रोक दिया। ड्रोन को रोकने की दर 83% से बढ़कर 91% हो गई। 94 क्रूज मिसाइलों को रोकने की दर 47% से बढ़कर 87% हो गई। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ समस्या है, लेकिन वो भी हल हो रही है। आगे हर साल 10 मिलियन ड्रोन का उत्पादन, भागीदारों के साथ 47 ड्रोन सौदे। जैसा कि आप याद करेंगे, उन्होंने हाल ही में सेना सेवा सुधार पेश किया था। अब उसी व्यक्ति को युद्ध के दौरान बर्खास्त कर दिया गया, वो भी तब जब परिणाम चरम पर थे। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सब हासिल कर लिया। सवाल है कि आखिर क्यों? ये सवाल आज पूरे देश ने पूछा। आधिकारिक कारण पहली बार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्लूगा नारोदा गुट की बंद बैठक में बताया। कारण है फ्योडोरोव का यूक्रेन की सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की के साथ लगातार और न सुलझने वाला टकराव। बाद में फ्योडोरोव ने इसे सार्वजनिक रूप से माना। अब मैं राष्ट्रपति की बात एक सांसद के हवाले से बताऊंगा। वे दोनों अलग दुनियाओं में हैं। मीशा फ्योडोरोव सब कुछ डिजिटल और तकनीकों पर आधारित सिस्टम चाहते हैं, जबकि सेना, वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वे हथियारों की एक खास श्रेणी मांगते हैं, लेकिन मना कर और दूसरी जगह फंडिंग देते हैं। वे अब एक दूसरे की बात नहीं सुनते। अब एक बात है जो इस स्थिति का बेतुका पक्ष दिखाती है। फिर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शब्द, बात बहुत बेतुकी हो गई थी। सिरस्की मेरे पास आकर कहते, फ्योदोरोव किसी खास ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं दे रहे। फ्योदोरोव कहते थे, हमने सब कुछ दे दिया, बस सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना जरूरत वाली जगह पर। यह सिलसिला चलता रहता था। चलिए इसे यहीं दर्ज कर लेते हैं। अलेक्जेंडर सिरस्की राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत करते थे कि फ्योदोरोव कथित तौर पर उनकी मांगी चीजों के बजाय कुछ और खरीद रहे हैं। बाद में फ्योदोरोव ने कहा कि यूक्रेनी सेना का जनरल स्टाफ अक्सर उन्हीं गोला बारूद को एक खास निर्माता से खरीदने के लिए कहता था। इसी समय रक्षा मंत्रालय टेंडर कर रहा था, जो कथित तौर पर सेना को पसंद नहीं था। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, लेकिन किसी खास सप्लायर से खरीदारी करना हमेशा गुणवत्ता के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये मिली भगत के बारे में भी होता है। सबसे दिलचस्प यह है कि राष्ट्रपति का वही कबूलनामा भी है जो स्लूगा नारोदा की उसी बंद बैठक में दिया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्योदोरोव और सिरस्की दोनों को बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन वो अभी दोनों को एक साथ नहीं हटा सकते। सोचिए, राष्ट्रपति मानते हैं सेना प्रमुख को भी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंत्री को बर्खास्त करते हैं। क्यों ऐसा चुनाव हुआ, इस पर बाद में बात करेंगे, और हो सकता है जवाब आपको पसंद ना आए। स्लूगी नारोदा के सांसद ने बताया कि बंद बैठक में कैसा लग रहा था। आगे उनकी बातें दी गई हैं। यह साफ दिख रहा था कि राष्ट्रपति के लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक मुश्किल से शब्द निकाल पा रहे थे, सही शब्द ढूंढ रहे थे और अपने फैसले को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से कहा, युद्ध के समय राष्ट्रपति को ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए। मैं एकता चाहता था, लेकिन पक्षों को नहीं मिली, और ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं, मेरी भी है। आज जब यूक्रेन के लोग कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे, रक्षा मंत्री फेदोरोव ने ब्रीफिंग में अपनी पूरी बात रख दी। फेदोरोव की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति उसी अल्टीमेटम पर थी। मिखाइल फेदोरोव ने पुष्टि की कि जब उन्हें रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा रहा था, तभी उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया था कि सिरस्की को बदल दिया जाए, जिन्हें सैनिक कसाई कहते हैं।
और सिर्फ उन्हें नहीं, आगे मैं फेदोरोव का उदाहरण देता हूं। कौन से फैसले प्रस्तावित थे? ये बड़े कार्मिक फैसले थे जिनमें सेना प्रमुख और जनरल स्टाफ प्रमुख को बदलना था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अगर हम दुश्मन को असममित ढंग से न्यूनतम नुकसान के साथ हराना चाहते हैं, जहां मजबूत नेता और कमांडर आगे बढ़े, ना कि उन्हें बार बार हटा दिया जाए। जेलेंस्की ने बदलाव का समर्थन नहीं किया, लेकिन सिरस्की पर भरोसा किया। फ्योदोरोव ने उनके अनुसार फैसला लिया। उद्धरण: जब राष्ट्रपति ने कहा कि वो सिरस्की को बर्खास्त करने की योजना नहीं बना रहे, तो ये सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनका फैसला है। मैंने सहमति दी और उनके साथ काम करना सीखने को तैयार था। फ्योदोरोव के अनुसार उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, बल्कि मौजूदा टीम में काम करने को सहमति दी, यानी सिरस्की है तो उन्हीं के साथ काम करना होगा। अब मुख्य बात, फिर फ्योदोरोव का उद्धरण: लेकिन हमारी सभी पहलों को पूरी तरह से रोक दिया गया। फ्योदोरोव के मुताबिक सिरस्की आमने सामने खुलकर चर्चा को तैयार नहीं थे, लेकिन उद्धरण के अनुसार वो साजिश रचने, प्रायोजित अभियानों के बारे में अफवाहें फैलाने और फूट डालने के लिए तैयार थे। और इस कहानी का अंत फ्योदोरोव ने एक वाक्य में बताया। उद्धरण: आखिरकार मुख्य कमांडर ने राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दे दिया, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ आगे भी काम करने के लिए पूरी तरह तैयार था। यही है, फ्योदोरोव सीधे शब्दों में स्वीकार करते हैं। मुख्य कमांडर सिरस्की ने राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया और राष्ट्रपति ने मुख्य कमांडर को चुना, मंत्री को बर्खास्त कर दिया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि सिर्फ सिरस्की नहीं, उनकी पूरी जनरल टीम ने भी जेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया था, या तो वे, यानी या तो सैन्य अधिकारी या फ्योदोरोव की टीम। साथ ही मैं फ्योदोरोव को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने सिरस्की की बुराई नहीं की, ना ही उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सैन्य कमांडर के रूप में कम मत किए, क्योंकि 2022 में, जैसा कि फ्योदोरोव ने कहा, सिरस्की ने देश को बचाया था। इसमें कीव और खार्किव की रक्षा, किरसोन की मुक्ति वगैरह शामिल हैं। लेकिन उन्होंने जोड़ा, तब से युद्ध बदल गया है। उद्धरण: हम अब सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रह सकते जो 2022 में काम आया था। ये दिखाता है कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन युद्ध जैसे विचार को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें गोले के बजाय ड्रोन पर ज्यादा खर्च किया जा रहा था। मानव रहित प्रणालियों की एक अलग सैन्य शाखा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन फ्योदोरोव के अनुसार जनरल्स को यह पसंद नहीं आया। फ्योदोरोव ने सेना में और किन समस्याओं के बारे में बताया, यहां भी उन्होंने खुलकर बात की। पहली समस्या है लामबंदी और तीसी के। उनसे पूछा गया कि रक्षा मंत्री रहते भर्ती कार्यालयों में सुधार क्यों नहीं किया। याद दिला दूं, जेलेंस्की ने इसी सुधार की विफलता के लिए पार्टी मीटिंग में उन्हें दोषी ठहराया था, जो बर्खास्तगी की औपचारिक वजह बनी। अरे, जैसा कि आप याद करेंगे, असल में वजह ये नहीं थी। फ्योदोरोव का जवाब इस आरोप को ध्वस्त कर देता है। वो कहते हैं कि टीसी के असल में रक्षा मंत्री के अधीन नहीं हैं, बल्कि सीधे थल सेना के अधीन हैं, जो कि मुख्य कमांडर सिरस्की के अधीन हैं, और वही फ्योदोरोव की पहलों को रोक रहे थे। यानी फ्योदोरोव पर उस संरचना में सुधार ना कर पाने का आरोप लगा, जबकि वो उसे संचालित भी नहीं करते थे। आगे उन्होंने एक अहम बात कही। उद्धरण: हम बिना नए सामाजिक अनुबंध के ये मुद्दा हल नहीं कर सकते, और उन्होंने कैसे करना चाहिए इसके उदाहरण दिए। तीसरा, प्याती कोर्पुस, जहां सिद्धांत और वर्टिकल तैयार किया गया, या खारतिया, जहां कम से कम 2000 विदेशी युद्ध के लिए कतार में हैं। एक और उद्धरण: सेना में बहुत सारे लोग हैं जो अगर उन्हें आजादी दी जाए तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्योदोरोव का संदेश बहुत सीधा है। जब आपकी खुद की सेना में इतनी बड़ी समस्याएं हैं तो आप लामबंदी का मुद्दा हल नहीं कर सकते। यहां वो स्केलिया रेजिमेंट और 155वीं ब्रिगेड के हाल ही में गिरफ्तार कमांडर को याद करते हैं। आपको वजह पता है? बस वे कहते हैं कि मामला सुलझाना जरूरी है, ताकि जिन्हें लामबंद किया जा रहा है वे समझ सकें कि वे कहां पहुंच रहे हैं। दूसरी बात है सेना में भ्रष्टाचार। फ्योदोरोव ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाले खत्म करने के लिए स्काला रेजिमेंट का मामला कमांडर से जुड़ी चर्चित कहानी है। यूक्रेन की सशस्त्र सेना के नेतृत्व में सिरस्की और स्टाफ प्रमुख घनातोव को बदलना जरूरी है। और तीसरी बात, उनके अनुसार सरकार के पास वहां मोर्चे की स्थिति, नुकसानों और हर एक कमांडर की उपलब्धियों के बारे में डिजिटल डेटा मौजूद है।
यानी जनरलों की प्रभावशीलता को वस्तुनिष्ठ रूप से मापा जा सकता है, न कि फ्योदरोव या किसी और की बातों से, बल्कि असली डिजिटल डेटा के आधार पर। लेकिन लगता है ठीक इसी मापदंड से कुछ लोग डरते हैं या कम से कम आशंकित रहते हैं। और अब वो बात जिसके बारे में आज ही पश्चिमी मीडिया लिख रही है और हमारे यहाँ लोग जैसा कि कहते हैं दबी जुबान में पैसे की बात कर रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय में आने के बाद फ्योदरोव ने बड़ा ऑडिट शुरू किया जिससे अरबों डॉलर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इकोनॉमिस्ट एक आंकड़ा बताता है ऑडिट में लगभग 7.2 अरब डॉलर की अतिरिक्त खर्च की पहचान हुई। और फ्योदरोव ने, जैसा कि फोर्ब्स लिखता है, तेजी और बेरहमी से काम किया। और आगे खुद फ्योदरोव का उद्धरण, हमने कहा चलिए सबको पॉलीग्राफ से गुजारते हैं, जो असहमत थे उन्हें तुरंत निकाल दिया गया। हमारे पास क्या है? एक आदमी ने अरबों के घोटालों का पर्दाफाश किया, दर्जनों हथियारों के गिरोहों को रक्षा बजट से दूर कर दिया, जिनकी नाराजगी ने संघर्ष को और बढ़ा दिया, और 6 महीने बाद उसे जनरलों के अल्टीमेटम पर निकाल दिया गया। और यहीं पत्रकार स्तानिस्लाव आसेव, जो 28 महीने रूसी कैद में रहे, ने इसे सबसे सख्त तरीके से बयान किया। उनके अनुसार जेलेंस्की ने उनका साथ दिया जिन्होंने राष्ट्रपति को फ्योदरोव को बर्खास्त करने की सलाह दी थी ताकि रक्षा मंत्रालय से अरबों की लूट जारी रखी जा सके। फाइनेंशियल टाइम्स जोड़ता है, उद्धरण, फ्योदरोव प्रभावशाली लोगों को रक्षा अनुबंधों से कमाई करने में बाधा डाल रहे थे। फ्योदरोव ने ब्रीफिंग में एक ऐसी बात कही जिसमें सब कुछ साफ झलकता है। उद्धरण, जब राष्ट्रपति के पास 90 लोग आते हैं जिनको यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में हमारे काम के बाद समस्याएं हुई, तो शायद उनके लिए एक इंसान के तौर पर यह सब विश्लेषण करना और सही फैसला लेना मुश्किल होता है। 90 करीबी लोग वे हैं जिनकी जेब पर फ्योदरोव का काम असर डाल सकता था, माफ कीजिए। और इसी पृष्ठभूमि में सेना और समाज की प्रतिक्रिया। वायुसेना के उप कमांडर कर्नल पावेल येलिज़ारोव ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फ्योदरोव की बर्खास्तगी को घोर बुराई करार दिया। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार चले गए। ये सर्गेई बेस्क्रेस्लोव हैं, ये प्रसिद्ध फ्लैश हैं, और स्टेरनेंको हैं जिन्होंने लिखा, उद्धरण, राज्य अब जीत से और भी दूर हो गया है। सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के सांसद पातुराएव ने नियुक्ति नीति से असहमति के कारण सांसद पद छोड़ने की घोषणा की। रक्षा मामलों के यूरोपीय आयुक्त कुबिलियुस ने स्पष्टीकरण की मांग की और जो हो रहा है उसे पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ी हैरानी बताया। खेरसोन प्रशासन के सैन्य अधिकारी बेलकोव्स्की ने लिखा, आक्रमण की शुरुआत से अब तक के सभी रक्षा मंत्रियों में वो सबसे अच्छे हैं। ड्रोन निर्माताओं के लिए अदृश्य बाधाएं लगभग तुरंत ही गायब हो गईं। और अब फ्योदरोव की जगह रक्षा मंत्री, सबसे अधिक संभावना है कि गृह मंत्री क्लिमेंको होंगे। क्लिमेंको एक पुलिस अधिकारी हैं, वे सिस्टम के आदमी हैं, अनुशासन के आदमी हैं, लेकिन तकनीक के आदमी बिल्कुल नहीं हैं। और अब पश्चिमी पर्यवेक्षक सीधे लिख रहे हैं, क्लिमेंको जनरलों और ठेकेदारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। और इस एपिसोड की अंतिम बात, जेलेंस्की ने फेडोरोव को रुकने का प्रस्ताव दिया, या तो किसी सलाहकार के रूप में या उनकी टीम में खुद के लिए कोई और भूमिका ढूंढने के लिए। फेडोरोव ने मना कर दिया। उद्धरण, मेरा कभी मंत्री बनने, मंत्री बने रहने या अपने लिए पद खोजने का लक्ष्य नहीं था। मैं 7 साल से राष्ट्रपति के साथ मिलकर सुधार कर रहा था। राष्ट्रपति के पास मैं ही हूं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया और कभी निराश नहीं किया। राष्ट्रपति ने अब तक सिरस्की का पक्ष नहीं लिया। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति यूक्रेनी जनता की आवाज सुनेंगे और स्थिति सुधरेगी। ऐसा लगता है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना फैसला पहले ही ले लिया है और वो फेदोरोव के पक्ष में नहीं है। विरोध प्रदर्शनों पर जेलेंस्की ने कहा, उद्धरण, मैं समझता हूं, सुनता हूं और समाज की बातों पर प्रतिक्रिया देता हूं। हम आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। लोग वही करते हैं जो चाहते हैं। बाहर आना चाहते थे और ये सही है। फेदोरोव मेरी टीम में बने रहेंगे, हालांकि उनकी सटीक भूमिका के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। खुद फेदोरोव ने विरोध प्रदर्शनों पर इस तरह टिप्पणी की, लोग फेदोरोव के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बाहर आए हैं। अभी बात मेरे बारे में नहीं है। समस्या की जड़ को हल करना जरूरी है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में जीतना नामुमकिन है।
आइए नतीजा निकालते हैं। युद्ध के बीच में सबसे सफल रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, और वो भी सेना प्रमुख सिरस्की के अल्टीमेटम पर, जिन्हें खुद राष्ट्रपति भी कथित तौर पर बदलने योग्य मानते हैं। वैसे इसके बाद फ्योदोरोव को बर्खास्त करने के बाद सिरस्की ने तो मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट भी लिखी कि ये सब उसके मुक्ति अभियानों की वजह से हुआ है, यानी 2022 में रूसियों को कीव में घुसने से रोकने की वजह से फ्योदोरोव आज कीव में ब्रीफिंग कर सकते हैं। और फिर उन्होंने रक्षा मंत्री को काम के लिए धन्यवाद कहा और उन्हें शुभकामनाएं दी। ये एक तरह की तंज थी, जैसे कि आप जानते हैं इसे विजेता की दहाड़ कहते हैं। उसने बस दहाड़ते हुए कहा, देखो मैंने जीत हासिल कर ली, बस इसलिए चलो अलविदा। असल में उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया जिसने कम से कम $7 अरब के घोटालों का खुलासा किया था और उन सभी के बीच दुश्मन बना लिया था जो इस रक्षा बजट से फायदा उठा रहे थे। लोग विरोध में निकले। राष्ट्रपति ने कहा वे वही कर रहे हैं जो चाहते हैं, यानी बाहर आना अच्छा है, शानदार। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं है कि फ्योदोरोव को वापस लाया जाएगा। शायद उसे कोई सलाहकार की भूमिका दे दी जाएगी। जनरल लोग अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा और विरोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के लिए अलेक्जेंडर सिरस्की से लड़ना सही नहीं, जो राष्ट्रपति पर असीमित सत्ता पा चुके हैं। लेकिन मैं जोर देता हूं, ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ मेरे अपने अनुमान हैं। लेकिन जानते हैं, ये सारी कहानी मुझे कुछ याद दिलाती है। फरवरी 2024, एक लोकप्रिय सैन्य कमांडर, बैंकवा के साथ टकराव, बर्खास्तगी, जनता में जबरदस्त गुस्सा और आखिर में कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? ये वलेरिय ज़ालुझनी की कहानी है। फिर से वही कहानी, जुलाई 2026, एक लोकप्रिय मंत्री, बैंकवा से टकराव, बर्खास्तगी और विरोध प्रदर्शन। फर्क बस इतना है कि अब भूमिकाएं उल्टी हैं। तब सैन्य अधिकारी को नागरिक सत्ता के लिए हटाया गया था, अब नागरिक मंत्री को सैन्य नेतृत्व के लिए हटाया जा रहा है। यहां एक असहज सवाल है जो पश्चिमी पर्यवेक्षक पूछते हैं, लेकिन हमारे यहां लोग झिझकते हैं। फ्योदोरोव सरकार के सबसे लोकप्रिय सदस्य थे, सबसे लोकप्रिय मंत्री। युद्ध के दौरान लोग समर्थन में प्रदर्शन करते हैं, यही पश्चिमी मीडिया की बताई समस्या है। ज़ालुझनी के मामले के बाद हुए सर्वेक्षणों ने मामला, यानी उद्धरण चिन्हों में, बैंकवा को एक सीधी बात सिखा दी। कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी स्वतंत्र लोकप्रियता है वह भविष्य का प्रतिद्वंदी है। नकारात्मक रेटिंग, स्केल या रेजिमेंट घोटाले और लामबंदी की विफलता के बावजूद सिरस्की राजनीतिक रूप से सुरक्षित हैं। फ्योदोरोव वैसे पेश आते हैं जैसे सब समझते हों। उन्होंने सलाहकार का पद ठुकरा दिया क्योंकि वे सिर्फ एक दिखावटी चेहरा नहीं बनना चाहते थे। वो ज़ेलेंस्की पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते, बल्कि कहते हैं, मैं 7 साल से राष्ट्रपति के साथ हूं, कभी निराश नहीं किया। उनके आसपास के लोगों में मैं वो इंसान हूं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया। ये किसी नाराज अधिकारी की नहीं, बल्कि एक राजनेता की भाषा है जो अपने हाथ साफ रखता है और खुला दरवाजा छोड़ता है। यहाँ सोचने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि कभी राष्ट्रपति ने कहा था, सोचो, सोचिए। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपने विचार, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। मुझे यकीन है अभी कमेंट्स में आएंगे। कुछ लोग मुझे पोरोको बोट कहकर दोषी ठहराएंगे, दूसरे कहेंगे कि मैं जिले बोट हूं, तीसरे लोग कहेंगे अरे तुम चले गए, तुम तो पूरी तरह गद्दार हो। कुल मिलाकर अभी हमेशा की तरह बहुत सारे नाखुश कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे अरे पेची तुमने मुझे निराश किया। जो लोग लिखेंगे पेची तुमने निराश किया, तो मैं कभी आपको मोहित करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मैंने कभी आपको पसंद करने की कोशिश नहीं की, इसलिए सोचिए कि आपको निराश मैंने किया या समस्या आप में है। यहां मैं 3 बिंदु लगाता हूं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।